morning, all of you. Myself, Dr. Balbir Singh, Assistant Professor, Political Science, जैन विश्व भारती संस्थान, लाडनो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजनीतिक दल और दबाव समूह दो अवधारणाओं के बारे में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही शब्द प्राय आम जन से जुड़े हुए हैं और इनका हर व्यक्ति अपने अनुसार सामान्य अर्थ समझता भी है, लेकिन राजनीति विज्ञान में इनके बारे में अलग अलग विचारकों ने अपनी परिभाषाएं व्यक्त की हैं और अपने अपने अनुरूप इन दोनों की व्याख्या और विश्लेषण करने का प्रयास किया है। पहले हम इस वीडियो में इन दोनों के सामान्य अर्थों को समझने का प्रयास करेंगे और फिर इन दोनों की प्रकृति के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष से जुड़े हुए हैं, या हम यूँ कहें ये दोनों ही राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। राजनीतिक दल, इसके बारे में कुछ विचारकों ने परिभाषाएं दी है, जिनमें हम मैकाइवर, गेटेल, गिलक्रिस्ट तथा एडमंड बर्क ऐसे विचारकों का नाम ले सकते हैं। और इन्होंने राजनीतिक दलों की जो परिभाषाएं दी हैं उनके आधार पे हम एक सामान्य परिभाषा बनाने का प्रयास करें या सामान्य रूप से राजनीतिक दलों को परिभाषित करने का प्रयास करें तो राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो कि एक समान विचारधारा और एक समान सिद्धांतों में जुड़ा हुआ होता है और इनके उद्देश्य एक समान होते हैं तथा ये अपने सामूहिक प्रयासों से सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता पर आसीन होना चाहते हैं। तो राजनीतिक दलों के बारे में 3-4 सामान्य बात इन परिभाषाओं के आधार पर कही जा सकती है कि यह समाज में व्यक्तियों का एक दल या समूह होता है। इस समूह के सभी सदस्यों की एक समान विचारधारा एवं एक समान सिद्धांत होते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये सामूहिक प्रयासों द्वारा सामूहिक रूप से निश्चित चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से संवैधानिक तरीकों से शांतिपूर्ण तरीकों से सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार राजनीतिक दल व्यक्तियों का वह समूह है जो कि शांतिपूर्ण तरीकों से संवैधानिक तरीकों से सत्ता प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और दबाव समूह की हम बात कहें तो दबाव समूह भी सामान्यतः व्यक्तियों का ही समूह होता है। उसमें जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का हित एक समान होता है, उनके उद्देश्य एक समान होते हैं और वो अपने हितों एवं उद्देश्यों के आधार पे सत्ता प्राप्त तो करना नहीं चाहते, लेकिन सत्ता प्राप्त समूह को या हम कहें प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था को अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। अर्थात दबाव समूह सत्ता प्राप्ति की चाह नहीं रखते, बल्कि सत्ता प्राप्त व्यक्तियों पर इस प्रकार दबाव बनाते हैं, इस प्रकार उनकी नीतियों को प्रभावित करते हैं ताकि वो ऐसी नीतियां बनाए, ऐसे नियम बनाए, ऐसी योजनाएं जारी करें जिनके अनुरूप उन दबाव समूह से जुड़े हुए व्यक्तियों का अधिकाधिक लाभ हो सके, उनके अधिक से अधिक हित पूरे हो सकें। तो दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही व्यक्तियों के समूह हैं, इनके समान उद्देश्य होते हैं समूह के और इनका लक्ष्य अलग है, इनका काम करने का तरीका अलग है। इस प्रकार कुछ बातों को लेकर राजनीतिक दल और दबाव समूह में समानताएं पाई जाती हैं और कुछ पक्षों को लेकर राजनीतिक दल और दबाव समूह असमानता रखते हैं, इनमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हम ये बात भी स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि प्रकृति के आधार पर किन किन पक्षों के आधार पर, किन किन मुद्दों के आधार पर या हम कहें किन किन पहलुओं के आधार पर राजनीतिक दल और दबाव समूह एक रूपता रखते हैं और ऐसे कौन कौन से पक्ष हैं, ऐसे कौन कौन से पहलू हैं जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि
कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर पाया जाता है। इन दोनों पक्षों को अलग अलग रूप में स्पष्ट करके हम इनकी व्याख्या और विश्लेषण कर सकते हैं और इन दोनों ही विचारधारा या अवधारणा को हम समझ सकते हैं। तो पहला हम इसका पक्ष विश्लेषित करेंगे, राजनीतिक दल और दबाव समूह में समानता क्या है या एक रूपता क्या है। तो पहला मैं बताना चाहूँगा कि दोनों ही समाज में उत्पन्न होते हैं, दोनों ही समाज के लोगों से उभर कर आते हैं। राजनीतिक दल भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का समूह होता है और दबाव समूह भी समाज में रहने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। तो इनकी उत्पत्ति समाज है। एक समानता तो हम ये बतला सकते हैं। दूसरा एक रूपता का पक्ष हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह है, दोनों ही एक समान लक्ष्य रहते हैं। जैसे यदि कोई राजनीतिक दल है, वह एक समान विचारधारा रखता है, एक समान लक्ष्य रखता है, उससे जुड़े हुए सभी सदस्य एक रूपता दिखलाते हैं या प्रतीत होता है कि वो एक रूपता रखते हैं, एकजुटता रखते हैं। उसी प्रकार दबाव समूह से भी जो सदस्य जुड़े होते हैं वो सभी भी एकजुटता या एक रूपता रखते हैं। तो दोनों के सदस्यों की एक समानता ये पाई जाती है कि राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही एक रूप अपने अपने सदस्यों के समान उद्देश्य रखते हैं। अर्थात कहीं राजनीतिक दल के सभी सदस्य भी एक समानता रखते हैं और दबाव समूह के सभी सदस्य भी एक समानता रखते हैं। कहने का अर्थ है दोनों में ही सदस्यों के मध्य किसी बात को लेकर मतांतर नहीं पाया जाता, दोनों के मध्य किसी प्रकार की विविधता देखने को नहीं मिलती या हम कहीं विरोधाभास देखने को नहीं मिलता है। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है या किसी भी देश का कोई भी दल है, उसके सारे सदस्य एक समान सिद्धांत रखते हैं, एक रूपता एकजुटता रखते हैं और ऐसे लगता है कि सारे सदस्य दल के सारे सदस्य एक दूसरे के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, एकजुट रहते हैं। दबाव समूह देखें तो दबाव समूह भी एक समानता एक रूपता रखते हैं। तीसरी बात हम कहें तो इनका एक लक्ष्य ये भी है कि ये आपस में एकजुटता रखते हुए अपने उद्देश्य को हमेशा प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं और दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल ये चाहता है कि किसी भी राष्ट्र में जो दल सक्रिय है वह अपना प्रभावी रोल अदा कर सके, उसकी प्रभावशीलता राष्ट्र में बनी रहे। दबाव समूह है, चाहे किसी भी देश का किसी भी प्रकृति का दबाव समूह हो, उसका भी प्रभाव रहता है कि उस राष्ट्र में उसकी प्रभावशीलता बढ़े, प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। तो दोनों ही एक समानता इस रूप में भी रखते हैं कि दोनों के सदस्य अपना अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। राजनीतिक दल का भी अंतिम लक्ष्य होता है, राजनीतिक दल के सदस्य भी चाहते हैं कि वो सबसे प्रभावी भूमिका निभाए और दबाव समूह भी चाहते हैं, कोई भी दबाव समूह है उससे जुड़े हुए सदस्य चाहते हैं कि उस दबाव समूह का प्रभाव अन्य दबाव समूह की तुलना में ज़्यादा हो सके। तो इन कुछ बातों को लेकर तो राजनीतिक दल और दबाव समूह में समानता पाई जाती है और कुछ ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर भी पाया जाता है। इन दोनों में अंतर क्या पाया जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अंतर का सबसे पहला आधार, सबसे प्रमुख आधार, सबसे मेन आधार तो ये सत्ता प्राप्ति को लेकर हम बता सकते हैं। जैसे राजनीतिक दल अपना मुख्य लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, उनका अंतिम प्रयोजन या हम कहें राजनीतिक दल जो भी प्रयास करते हैं, जो भी लोगों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, जो भी वो जनता में अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने का काम करते हैं, उसके पीछे उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, उनका अंतिम प्रयोजन क्या है। वो ऐसा करके जनता का अनुसमर्थन या जन सहमति या हम कहें जनता की वैधता को प्राप्त करके सत्ता में जाना चाहते हैं और सत्ता प्राप्ति उनका अंतिम लक्ष्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल अपना अंतिम लक्ष्य सत्ता प्राप्ति रखते हैं, लेकिन दबाव समूह का अंतिम उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है। दबाव समूह जो भी प्रयास करते हैं, दबाव समूह जो भी एकजुटता दिखाते हैं, दबाव समूह है जो भी नीतियां अपनाते हैं, उनके पीछे सत्ता प्राप्ति उनका लक्ष्य नहीं है, उनका अंतिम प्रयोजन सत्ता प्राप्ति नहीं है। वो केवल और केवल अपने सदस्यों के हितों के लिए प्रयासरत रहते हैं और वो प्रयास करते हैं, वो सरकार पर दबाव बनाते हैं कि सरकार उनके हितों के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा नीतियाँ बनाने का काम करे। अर्थात सरकार की नीतियाँ इस रूप में बने, इस प्रकार से बने
ऐसी बने जिनसे उस दबाव समूह का ज़्यादा से ज़्यादा हित हो सके। तो दबाव समूह का अंतिम उद्देश्य सरकार की नीतियों को प्रभावित करना, सरकार पर इस प्रकार का दबाव डालना, ऐसा प्रेशर डालना कि उनके हितों के अनुरूप सरकार नीतियाँ बना सके। तो हम कह सकते हैं दबाव समूह का अंतिम प्रयोजन अपने हितों के अनुरूप सरकार की नीतियों को प्रभावित करना है। तो पहला अंतर तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की चाह रखते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता प्राप्ति की चाह नहीं रखते। दूसरा अंतर, राजनीतिक दल प्राय व्यापक होते हैं, उनका दृष्टिकोण, उनका दायरा राष्ट्रव्यापी होता है, जबकि दबाव समूह संकुचित होते हैं। कई दबाव समूह राज्य विशेष तक अपना प्रभाव रखते हैं और कई दबाव समूह संपूर्ण राष्ट्र में भी अपना प्रभाव रखते हैं, या कुछ दबाव समूह क्षेत्र में अपना प्रभाव रखते हैं। इस आधार पे राज्य स्तरीय दबाव समूह भी होते हैं, क्षेत्रीय दबाव समूह भी होते हैं और राष्ट्रीय दबाव समूह भी होते हैं। लेकिन राजनीतिक दल अपना अंतिम लक्ष्य संपूर्ण राष्ट्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, तो और उनकी जो नीतियाँ और योजनाएँ होती हैं वो संकीर्ण नहीं होती, राष्ट्रव्यापी होती हैं। और दबाव समूह की नीतियाँ संकीर्ण होती हैं, अपने हितों के अनुरूप ही वो काम करते हैं, या उनकी नीतियाँ राष्ट्रव्यापी न होकर अपने हितों पर जोर देने वाली होती है। तो दूसरा अंतर का आधार हम ये बता सकते हैं कि राजनीतिक दलों का उद्देश्य व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह का उद्देश्य संकुचित होता है। और तीसरा अंतर हम देखें तो सदस्यता के आधार पे अंतर। सदस्यता के आधार पे हम इन दोनों के मध्य अंतर स्पष्ट करें तो मुख्य आधार यही है कि राजनीतिक दल में कोई व्यक्ति एक बार एक ही दल का सदस्य बन सकता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति आज किसी दल का सदस्य है और वह दूसरे दल की सदस्यता प्राप्त करना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा, पहले वाले दल की सदस्यता का परित्याग करना होगा और उसे दूसरे दल में सदस्य मिल जाने के लिए उस दल को छोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही दल का सदस्य रह सकता है, और यदि दूसरे दल में जाना चाहता है तो पहले वाले दल का उसे परित्याग करना पड़ता है और उसकी नीतियों और सिद्धांतों को छोड़ना पड़ता है, कहने का अर्थ है। जबकि दबाव समूह है, इसमें सदस्यता का इस प्रकार का कोई आधार नहीं है। एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य बन सकता है और उसके द्वारा 2 दबाव समूह 3 दबाव समूह से भी जुड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि मान लो कोई व्यक्ति अपने जातिगत आधार पर कोई दबाव समूह प्रचलन में है, उसका सदस्य बन सकता है। वो व्यक्ति कोई व्यवसाय करता है और उसके व्यवसाय से संबंधित कोई दबाव समूह बना हुआ है तो उसका सदस्य भी बन सकता है। या कोई एक व्यक्ति जो कि क्षेत्र विशेष में रहता है, वहाँ कोई दबाव समूह प्रचलन में है, उसका भी वो सदस्य बन सकता है। तो कहने का अर्थ है सदस्यता के आधार पर राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर पाया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति एक समय में एक ही राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, जबकि दबाव समूह की बात कहें तो दबाव समूह में एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक दबाव समूह का सदस्य भी बन सकता है। तो हम कह सकते हैं सदस्यता के आधार पर भी राजनीतिक दलों में अंतर पाया जाता है। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं, चौथी बात हम राजनीतिक दलों के और दबाव समूह के अंतर की प्रकृति को स्पष्ट करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल है वो स्वैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं, शांतिप्रिय साधनों में विश्वास करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि राजनीतिक दल हमेशा शांतिपूर्ण और स्वैधानिक नीतियों में विश्वास करते हैं और उनके बलबूते पर ही सत्ता प्राप्ति की चाह रखते हैं। लेकिन दबाव समूह के बारे में ऐसा नहीं माना जाता। दबाव समूह के बारे में कहा जाता है कि यदि कोई दबाव समूह है अपने हितों को पूरा करने में असफल रहता है तो वो असंवैधानिक और क्रांतिकारी या आंदोलनकारी तरीके भी अपना सकता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे ऐसे दबाव समूह होते हैं जिनके मांगी गई मांगों का सरकार ध्यान नहीं करती है या उनकी मांगों के अनुरूप कई बार सरकार नीतियाँ नहीं बनाती है, तो वो शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों को छोड़कर असंवैधानिक और अशांतिपूर्ण तरीके भी अपना लेते हैं। हड़ताल के माध्यम से, बहिष्कार के माध्यम से, आंदोलनकारी नीतियों के माध्यम से दबाव समूह है सरकार की नीतियों को प्रभावित करके अपने हितों को पूरा करना चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के साधनों के आधार पर भी अंतर पाया जाता है। राजनीतिक दलों के साधन शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक होते हैं, जबकि दबाव समूह है कई बार शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से जब अपने हितों को पूरा नहीं कर पाते हैं, अपने उद्देश्य के अनुरूप सरकार को प्रभावित नहीं कर पाते हैं, तो वे अशांतिपूर्ण
एवं असंवैधानिक तरीके भी अपना लेते हैं और बहिष्कार आंदोलन जैसे तरीकों को अपना सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में कुछ बातों को लेकर, कुछ पक्षों को लेकर हमें समानता भी दिखलाई पड़ती है, तो कुछ ऐसे पहलू हैं, कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनके आधार पर राजनीतिक दलों में अंतर भी पाया जाता है। और हम ये मान सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं, अलग अलग पहलू हैं, अलग अलग पक्ष हैं और दोनों ही धारणाओं का अलग अलग आधार है, लेकिन इन दोनों का संबंध मनुष्य के राजनीतिक जीवन से है। एक सत्ता प्राप्ति की चाह रखता है, जबकि दूसरा सत्ता के ऊपर दबाव डालकर अपने हितों के अनुरूप उद्देश्यों को पूरा करना चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल और दबाव समूह हैं, ऐसे दो पहलू हैं जो कि राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं। एक का तो राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में, राजनीतिक व्यवस्था के संचालन में और राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण रखने में भूमिका रहती है। जैसे चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीकों से सरकार के निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका रहती है। ये सत्ता प्राप्ति का आधार हो गया। दूसरा पक्ष जिस दल को सत्ता प्राप्त हो जाती है वह है सरकार के आधारों को, सरकार के कार्यों को संचालित करता है। तो सत्ता निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका रहती है, सत्ता निर्माण के पश्चात सत्ता के संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका रहती है। और कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जिन्हें सत्ता प्राप्त नहीं होती, लेकिन वो सत्ता प्राप्त दल की नीतियों, योजनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, अर्थात वे विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो सत्ता निर्माण में, सत्ता के संचालन में और सत्ता के ऊपर नियंत्रण रखने में, तीनों जगह है राजनीतिक दल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इसी कारण ह्यूबर ने कहा है कि राजनीतिक दल राज्य रूपी यंत्र के संचालन में तेल के तुल्य है, सरकार के संचालन में तेल के तुल्य है, अर्थात शासन के गठन में, शासन के संचालन में और शासन के ऊपर नियंत्रण रखने में तीनों जगह राजनीतिक दलों की भूमिका रहती है। इसी कारण लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को प्राण की संज्ञा दी है, अर्थात राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण तत्व भी कुछ विचारकों ने माना है। जबकि दबाव समूह है इस प्रकार की प्रकृति नहीं रखते, ये न तो कोई सत्ता निर्माण में अपनी भूमिका रखते हैं और न ही सत्ता के संचालन में भूमिका रखते हैं। इनका एक ही लक्ष्य होता है, दबाव समूह है सत्ता के ऊपर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर अपने हितों के अनुरूप सरकार की नीतियों को प्रभावित कर उन्हें लागू करवाने का प्रयास करते हैं। तो हम कह सकते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूह है, दोनों ही व्यक्ति से जुड़े हुए पहलू हैं, व्यक्ति की गतिविधियों को प्रभावित करने वाले पहलू हैं और इनका अलग अलग आधार, इनके अलग अलग पक्ष हैं और इनके उद्देश्य अलग अलग हैं। इस प्रकार हम इनका विश्लेषण और विवेचन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।